नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के 7th लेक्चर में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट टर्म्स के बारे में। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं एक्सेस करी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक में जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। उसमें मैंने अभी तक 6 वीडियोस डाल दी हैं, ये 7वीं वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप समझते हैं बुल और बियर मार्केट्स के बारे में। बुल मार्केट उस पीरियड को बोलते हैं जब स्टॉक प्राइसेस राइज कर रहे होते हैं या फिर इन्वेस्टर्स को लगता है कि आने वाले समय में स्टॉक प्राइसेस राइज करेंगे, तो इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि बुल मार्केट आने वाली है। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इस समय इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स बाय बहुत ज़्यादा करते हैं शेयर्स। क्योंकि इस समय इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही होती है, इसलिए इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब अगर इसके विजुअल क्यू को देखें तो हम इसे डिफाइन करते हैं एक बुल आइकन से और या फिर अपवर्ड एरोस से। अब समझते हैं बियर मार्केट के बारे में। बियर मार्केट वो पीरियड होता है जब स्टॉक प्राइसेस गिर रहे होते हैं या फिर इन्वेस्टर्स को लगता है कि स्टॉक प्राइसेस आने वाले समय में गिरेंगे, तो उसे बियर मार्केट बोलते हैं या फिर इन्वेस्टर्स कहते हैं कि बियर मार्केट आने वाला है। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इन्वेस्टर्स का इस समय कॉन्फिडेंस बहुत ही कम होता है मार्केट में, और वो इस वजह से सेलिंग करना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आता है मार्केट में। अगर इसके विजुअल क्यू को देखें तो हम इसे एक बियर के जरिए दर्शाते हैं या फिर एक डाउनवर्ड एरो के जरिए। अब इसे और अच्छे से समझते हैं। आपने अक्सर फाइनेंशियल टीवी प्रोग्राम्स में देखा होगा कि एनालिस्ट अक्सर ये वर्ड्स यूज़ करते हैं कि मैं तो बुलिश हूँ मार्केट में या तो मैं तो बेयरिश हूँ मार्केट में। अब इनका मतलब ये होता है कि एनालिस्ट ए कह रहा है कि मैं बुलिश हूँ मार्केट में, मतलब मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। वहीं एनालिस्ट बी बोल रहा है कि मैं तो बेयरिश हूँ मार्केट में। इसका मतलब एनालिस्ट बी को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, इसीलिए वो बेयरिश है मार्केट में। अब एक्सपर्ट्स अक्सर कहते हैं कि कोई एसेट बुल मार्केट में या बेयर मार्केट में है। अब बुल मार्केट का मतलब ये होता है एक एसेट तभी बुल मार्केट में होता है जब उसके सराउंडिंग ऑप्टिमिज्म है इन्वेस्टर्स के बीच, मतलब इन्वेस्टर्स उस एसेट को खरीदना चाहते हैं और उसके प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तभी आप कहोगे कि वो एसेट बुल मार्केट में है। और एक एसेट तभी बियर मार्केट में होता है जब उसके सराउंडिंग पैसिमिस्टिक होते हैं इन्वेस्टर्स, यानी कि इन्वेस्टर्स उस एसेट को सेल करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टर्स को लगता है कि फ्यूचर में वो एसेट उन्हें अच्छे रिटर्न्स नहीं देगा, तो इन्वेस्टर्स उस एसेट को सेल करते हैं और उसके प्राइसेस नीचे जा रहे होते हैं, तभी वो एसेट बियर मार्केट में होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि दिवेश, तुमने तो बता दिया कि कोई भी एसेट बुल मार्केट में तब है जब उसके प्राइसेस ऊपर जा रहे हों या फिर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अच्छा हो और इन्वेस्टर्स उस एसेट को खरीदना चाहते हैं, या फिर कोई भी एसेट तब बियर मार्केट में है जब उसके प्राइसेस डाउन जा रहे हों, उसके सराउंडिंग इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ही कम हो और इन्वेस्टर्स उसको सेल करना चाहते हैं। लेकिन हाउ डू वी डिफाइन व्हेन आर वी इन अ बुल और बियर मार्केट? लेकिन हम कैसे पता करें कि हम बियर मार्केट में हैं या बुल मार्केट में हैं? क्योंकि प्राइसेस तो ऊपर नीचे जाते रहते हैं, तो इसका कोई लिमिट भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डाउ थ्योरी का, या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि कोई भी मार्केट तभी बुल मार्केट कहलाई जाएगी जब वो एटलीस्ट 20% ऊपर जाएगी। मतलब अगर कोई भी एसेट 20% ऊपर जाता है तो उसे कह सकते हैं हम कि हाँ ये बुल मार्केट में है, या फिर कोई भी एसेट के प्राइसेस अगर 20% डाउन जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक बेयर मार्केट में है। ये एक लिमिट है जो कि आप देख सकते हो। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि यार ये बुल मार्केट और बियर मार्केट एक समय तो होता होगा कि कितनी देर तक चलेंगी ये, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही मार्केट बुल मार्केट में रहेगा या फिर बियर मार्केट में रहेगा। कभी ना कभी तेजी या मंदी तो आएगी, और मंदी और तेजी तो आती रहती है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स टाइम है कि इतने समय तक बुल मार्केट रहेगा, इतने समय तक बियर मार्केट रहेगा। लेकिन एक चीज़ है कि आप कह सकते हो कि अगर 5 साल से ज़्यादा तक की कोई भी बुल या बियर मार्केट है तो उसे सेक्युलर बोलते हैं, और अगर छोटी हैं तो उसे सिक्लिकल बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि इतने समय के बाद बुल मार्केट ख़त्म हो जाएगा या इतने समय के बाद कोई बियर मार्केट ख़त्म हो जाएगा, तो वो कितना भी लंबा लास्ट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर वो 5 साल से ज़्यादा चल रहा है तो उसे सेक्युलर बोलते हैं, और अगर वो शॉर्टर वन है तो उसे सिक्लिकल बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। अब इसमें वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं? बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। इसका मतलब कि आपको तब डरना चाहिए मार्केट से जब दूसरे लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, अच्छा है। और आपको तब ग्रीडी होना चाहिए जब दूसरे लोग फेयरफुल हैं, यानी कि दूसरे लोग सेल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब इसमें भी बहुत सारे फ्लॉज हैं और बहुत सारे
आपको ऐसा नहीं इसको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत डीप थिंकिंग है इसके पीछे वॉरेन बफेट की, जिसे आपको समझना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन मैं अगर आपको ऊपर ऊपर से बताऊं तो वॉरेन बफेट कहना चाहते हैं जब भी मार्केट डाउन जाता है तब लोगों को डर लगता है और वो सेलिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन उस समय लोगों को खरीदना चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत सारे स्टॉक्स या फिर शेयर्स आपको बहुत ज़्यादा कम दाम में मिल रहे होते हैं, यानी कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे होते हैं। अब अगर आपको मैं एक समरी दूं छोटी सी, तो आप समझ सकते हो कि एक मार्केट को तभी बुल मार्केट कहा जाता है जब प्राइसेस एटलीस्ट 20% ऊपर गए हों, और वो बियर मार्केट तब कहलाया जाएगा जब प्राइसेस एटलीस्ट 20% नीचे गए हों। और इन ट्रेंड को देख के ही आपको पता लगेगा कि कब आपको खरीदना चाहिए और कब आपको बेचना चाहिए। तो उसके लिए आप नॉलेज लीजिए, और आप अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं एक्सेस करी इस प्लेलिस्ट की तो उसे एक्सेस कर लीजिए, और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ बहुत ही अमेजिंग होने वाली हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं पी रेशो के बारे में, प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। अब पी रेशो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को समझने के लिए। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब मान लीजिए दो कंपनीज हैं, कंपनी एक्स और कंपनी वाई, और कंपनी एक्स का शेयर प्राइस है 10,000 रुपीज़ और कंपनी वाई का शेयर प्राइस है 1,000 रुपीज़। अब आप बताओ इन दोनों कंपनीज में से किस कंपनी का शेयर प्राइस सस्ता है? सोचो एक बार, ये वाला या ये वाला, एक्स या वाई। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी वाई का शेयर प्राइस सस्ता है, लेकिन ये आपने सोचा कैसे? आपने सोचा उसका प्राइस 1,000 है इसीलिए सस्ता है, लेकिन कंपनी में ये फंडा नहीं चलता। कंपनीज में ये फंडा चलता है कि आपको शेयर प्राइस सस्ता है या महंगा है ये पता चलता है पी रेशो से। पी रेशो हमें बताता है कि कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस सस्ता है या फिर महंगा है। तो चलिए इसे और ज़्यादा समझते हैं। अब पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, हमें ये बताता है कि किसी भी कंपनी के 1 रुपये की अर्निंग के लिए आप कितने पैसे दे रहे हो जिससे आप उसके शेयर होल्डर बन जाओ। अब पी रेशो का मतलब होता है कि आप किसी भी कंपनी के 1 रुपये की अर्निंग के लिए कितने रुपए दे रहे हो जिससे कि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ। अगर इसको और डेप्थ में समझें, अब पी रेशो के 2 फैक्टर होते हैं, एक शेयर प्राइस और एक अर्निंग पर शेयर। शेयर प्राइस जो भी कंपनी का शेयर प्राइस होता है, और एक अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि कितने रुपए की अर्निंग हो रही है पर शेयर। अब इसे निकालते कैसे हैं हम आगे देखते हैं। अब ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर। ऑन वन शेयर हाउ मच मनी अ शेयर होल्डर हैज़ अर्नड, एक शेयर में कितने पैसे एक शेयर होल्डर ने कमा लिए हैं। उसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जितना भी प्रॉफिट है कंपनी का एक ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, और अपॉन टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स डिवाइड करना है हमने इसको। चलो हम लेते हैं कोल इंडिया का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर निकालना है हमें। तो ये डेमो डेटा है, कोई रियल डेटा नहीं है। तो हमने ले लिया कि कोल इंडिया की अर्निंग है फाइनेंशियल ईयर 25 में 2,000 करोड़, और उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं 100 करोड़। तो उसका ईपीएस निकल के आता है 20 रुपीज़ पर शेयर, मतलब शेयर होल्डर ने 20 रुपये कमाए पर शेयर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमने ईपीएस निकाल लिया। अब हमें ईपीएस की ज़रूरत क्यों पड़ी है, अब वो आगे आपको पता लगेगा। ईपीएस की ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ी है क्योंकि हमें अगर पी रेशो निकालना है तो उसके लिए हमें ईपीएस की ज़रूरत रहती है। तो पी रेशो का फॉर्मूला है, पी रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला है शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी अपॉन ईपीएस, जो कि हमने पहले निकाला था ईपीएस। तो अगर हम कोल इंडिया का पी रेशो निकालें तो कोल इंडिया का शेयर प्राइस मान लेते हैं 200 रुपये और उसका ईपीएस निकल के आया 20 रुपीज़, तो उसका पी रेशो आएगा 10। तो कोल इंडिया का पी रेशो आता है 10। इसका मतलब आपको 1 रुपया कमाने के लिए आपने उसका 10 गुना पैसा दिया, मतलब 10 रुपये दिए 1 रुपया कमाने के लिए। तो अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आपको 1 रुपया कमाना है, तो उसके लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, वो पी रेशो होता है। अब मान लीजिए किसी कंपनी का पी रेशो 20 है तो आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे, 20x टाइम्स पैसे देने पड़ेंगे 1 रुपया कमाने के लिए। 40 पी है तो मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आपको 40 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो चलिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो एग्जांपल लेते हैं हम रियल एस्टेट का। इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है रियल एस्टेट। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 10 रुपये में, और उसमें से आपको रेंट आ रहा है, वो एक रेंटल प्रॉपर्टी है, तो उसमें से आपको रेंट आ रहा है 1 रुपी। तो इसका मतलब हो गया आपने 10 रुपये लगाए 1 रुपया कमाने के लिए। अब थोड़ा समझ में आया आपको, और आगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आगे चलते हैं। वैसे एग्जाम्पल पूरा वो नहीं था, मिलता जुलता नहीं था, लेकिन आई होप आपको समझ में आया। अब समझते हैं फैक्टर्स ऑफ हाई एंड लो पी रेशो।
मतलब किस वजह से किसी भी कंपनी का पी रेशो ज़्यादा या कम हो सकता है। पहले 2-3 फैक्टर्स हैं। पहला देखते हैं हाई पी रेशो का, कि किसी भी कंपनी का पी रेशो हाई क्यों हो सकता है। ये इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर्स हाई फ्यूचर ग्रोथ देखते हैं उस कंपनी से, मतलब इन्वेस्टर्स को लगता है कि फ्यूचर में ये कंपनी ग्रो करेगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स उस कंपनी के 1 रुपये के लिए ज़्यादा पैसा देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्यूचर में ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ईपीएस भी उनका बढ़ेगा, क्योंकि ईपीएस स्टिल तो रहता नहीं है। अगर कंपनी ग्रो होगी तो ईपीएस बढ़ता है। इसको हम आगे समझेंगे और डेप्थ में। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसके 2-3 कारण हैं। तो दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब कि इन्वेस्टर्स उसको ज़्यादा ही ओवर वैल्यू कर रहे हैं, जितनी उसकी वैल्यू से ज़्यादा पे कर रहे हैं। इसके वजह से स्टॉक ओवर वैल्यू भी हो सकता है। कोई कोई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो सही में ओवर वैल्यू हो जाते हैं। अब हम लो पी रेशो का समझें तो लो पी रेशो भी कुछ कारणों की वजह से हो सकता है किसी भी कंपनी का। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब लोग उसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब कि वो स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है लेकिन लोगों को पता नहीं है वो अंडर वैल्यूड शेयर है, उसको अगर आप खरीदते हो तो प्रॉफिट होगा। दूसरा हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि फ्यूचर में ये कंपनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं देगी, तो इसकी वजह से इन्वेस्टर्स उसको खरीद नहीं रहे हैं। अब आगे समझते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम देखें तो पी रेशो के स्टैंडर्ड्स होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि पी रेशो एक ही होता है हर इंडस्ट्रीज का, जो कि लोग कहते हैं कि 20 पी रेशो है तो सस्ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडस्ट्री के हिसाब से हर किसी का पी रेशो अलग अलग होता है और वो आपको इंडस्ट्री के हिसाब से कंपेयर करना चाहिए। ज़्यादातर जो भी हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें आपको हाई पी रेशो दिखेगा। इसका कारण आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि फ्यूचर ग्रोथ उन कंपनीज की हाई रहेगी, और वहीं स्लो ग्रोथ इंडस्ट्रीज का आपको पी रेशो कम मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लोअर है, उनको लगता नहीं कि वो आगे जाके ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देगी, इस वजह से उनका लो पी रेशो रहता है। तो अब आपको मैं एक कंपैरिजन से समझाता हूँ कि आप कैसे समझ सकते हैं पी रेशो के बारे में, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 2 कंपनीज हैं, कंपनी ए जो कि एनर्जी कंपनी है और कंपनी बी एफएमसीजी कंपनी है। कंपनी ए का पी रेशो है 40x, मतलब 40 है, और कंपनी बी का पी रेशो 20 है। ठीक है, अब बताओ कि कौन सी कंपनी का पी रेशो कम है। आपको लगेगा कि एफएमसीजी का कम है, भाई ये तो सस्ती कंपनी है, 20 पी रेशो है। लेकिन रुको, अगर आप एफएमसीजी कंपनी के और ज़्यादा कंपेटिटर्स को देखोगे ना, उनके मतलब जो और एफएमसीजी कंपनी है, एफएमसीजी एक सेक्टर अलग है, एनर्जी एक सेक्टर अलग है, तो एफएमसीजी के अगर सेक्टर की ज़्यादा सारी कंपनीज को देखोगे तो उनका एवरेज पी है 15, लेकिन इस एफएमसीजी कंपनी का पी आ रहा है 20, मतलब इस कंपनी बी का पी है 20। तो ये कंपनी महंगी है, क्योंकि देखो एवरेज पी उस इंडस्ट्री का 15 है लेकिन ये कंपनी 20 में है, इसका पी रेशो 20 है, तो ये महंगी है। वहीं इस एनर्जी कंपनी का देखा जाए तो पी रेशो 40 है, लेकिन इनकी कंपनी का मतलब इनके सेक्टर का एवरेज 50 है, तो ये कंपनी सस्ती है। तो ये वाली कंपनी सस्ती है, वहीं ये वाली कंपनी महंगी है, जिसका पी रेशो आपको कम दिख रहा है, इसलिए आपको सेक्टर वाइज पी देखना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको सेक्टर वाइज पी देखना है। अगर आपको मैं समरी में बताऊं तो इन्वेस्टर्स पी रेशो को यूज करते हैं किसी भी कंपनी की वैल्यू को देखने के लिए। सेम इंडस्ट्री में, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि सेम इंडस्ट्री में आपको देखना पड़ता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज का डिफरेंट पी रेशो रहता है। तो एक क्रूशियल टूल हो जाता है किसी भी एक इन्वेस्टर्स के लिए कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा महंगा है, कौन सा सस्ता है, ये इवैल्यूएशन करने के लिए ना, तो पी रेशो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो चलो मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। अब मुझे आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए इस वीडियो में, क्योंकि अभी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए और इसे समझिए। अब मान लीजिए 2 कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी, और कंपनी ए का अर्निंग पर शेयर है जो कि ईपीएस आपको मैंने निकाल के दिखाया था, पिछले वाले में 20 आया था। कंपनी ए का ईपीएस है 100 और कंपनी बी का ईपीएस है 100, और इन दोनों का शेयर प्राइस है, कंपनी ए का शेयर प्राइस 1000 है और कंपनी बी का शेयर प्राइस 2000 है। तो अगर इसका पी रेशो निकालें तो शेयर प्राइस अपॉन में ईपीएस, तो शेयर प्राइस 1000 अपॉन में 100 कट जाएगा, 0 से 0 10 पी आएगा। कंपनी ए का पी 10 है, कंपनी बी का पी 20 है। तो अब देखिए, आपको लग सकता है कि कंपनी बी तो यार महंगी है ना, आपको लग रहा होगा कंपनी बी तो यार महंगी है और कंपनी ए तो सस्ती है। लेकिन रुको, लेकिन अगर हम इन कंपनीज के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी ए का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में 70 था, सेकेंड ईयर में 90 था, थर्ड ईयर में 100 हो गया। वहीं कंपनी बी के प्रॉफिट देखें तो फर्स्ट ईयर में कंपनी बी का प्रॉफिट 30 था,
सेकेंड ईयर में 50 था, थर्ड ईयर में 100 हो गया। तो आप देख सकते हैं कंपनी बी का प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। 50 से फिर 100 हो गया। अगर आप सोच रहे हैं कि कंपनी बी महंगी है, तो नहीं, कंपनी बी अपने पी को जस्टिफाई करती है। ऐसे क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज का पी ज़्यादा होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हाँ, कंपनी बी का प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। अब फोर्थ ईयर में कंपनी बी और अच्छा परफॉर्म करेगी, तो इस वजह से आपको कंपनी बी अभी खरीदने में सस्ती पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर में वो कंपनी बी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आपका पी रेशो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। अब इसे अच्छे से समझते हैं नीचे जाके। तो देखिए, आपका स्टॉक प्राइस 100 है, ठीक है, आपका स्टॉक प्राइस 100 है और ईपीएस आपका मान लीजिए 5 है, ठीक है, अर्निंग पर शेयर अभी 5 है और आपका पी रेशो 20 है। तो अभी आपका पी रेशो ज़्यादा है, ठीक है, ये किसी और कंपनी की बात कर रहा हूँ, ऊपर की बात नहीं कर रहा। तो ईपीएस अभी 5 है और पी रेशो 20 आ रहा है, क्योंकि 100 था, उसको 5 से डिवाइड करा, 20 निकला, तो पी रेशो 20 हो गया। लेकिन अब प्रॉफिट बढ़ चुका है, अगले साल प्रॉफिट 10 हो गया, तो पी रेशो कम हो जाएगा। पी रेशो 20 से 10 हो गया। अब उसके अगले साल प्रॉफिट और बढ़ गया, तो पी रेशो और कम हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको एक चीज़ समझ में आई, अगर कंपनी अच्छी है और उसको पोटेंशियल है ग्रोथ का, और अगले साल साल बाय साल मतलब नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर अच्छा प्रॉफिट दे रही है, तो हाई पीई में खरीदना जस्टिफाइड है। और एक कंपनी जिसका आपको पी कम दिख रहा है लेकिन उसका प्रॉफिट हर साल बढ़ नहीं रहा है एक्सपोनेंशियली, तो उसको खरीदना आपको महंगा पड़ सकता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उन कुछ लोगों में से हैं जो कोई भी चीज़ को अगर करते हैं तो वो पूरा देख के ही जाते हैं, मतलब कंप्लीट करके जाते हैं, और आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करा। यहाँ पे मैंने जितना भी आपको बताया है, इसको बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, और आपको मैंने जितना भी नॉलेज दिया है उससे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लीजिए, उनसे भी आपको ज्ञान मिलेगा। और अगर आपको किसी की मदद करनी है तो इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उनकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो स्टे ट्यून्ड, बाय।